हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है आरबीआई के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर के नेट और सेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज जो हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ओके गाइस, तो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। गाइस, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारा हो गए थे। ये रहा हमारा 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है गाइस। ये भी क्या लिखा हुआ है कॉलम 1 में? फिस्कल डेफिसिट्स। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है नेशनल इनकम। तो यहाँ पे गाइस कुछ कंसेप्ट दिए रखे हैं, सेबी, आरबीआई, फिस्कल डेफिसिट। उसको हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है। तो गाइस, जब भी मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। इसमें हम लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक लगाना होता है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है कि हमको ये देखना है कि हमको क्या आता है उसमें से। अगर वो नहीं पता चल रहा है हम लोगों को, तो हमको ये देखना है कि क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हमको क्या देखना है सबसे पहले कि क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर ये नहीं पता है तो ये चेक करना है कि क्या नहीं हो सकता है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहां पे देखते हैं कि हमको आरबीआई से रिलेटेड क्या चीज हम लोगों को पता है इसके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहां पे क्या मैच करेगा? मार्केट सिक्योरिटीज दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है एंड मॉनेटरी पॉलिसी दिया है। तो गाइस यहां पे दे दिया है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ये पॉलिसी किसकी है? आरबीआई की। हम लोगों ने हमारे नोट्स में कवर किया है इसको। तो आरबीआई तो मैच होने वाला है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे सीधा सी का जो है वो ऑप्शन मिलने वाला है ऑप्शन नंबर 4 से, मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम लोग देखते हैं कि सी का जो है 4 से कहां पे मैच किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही जो है वो सी को 4 से मैच किया हुआ है और बाकी सारे ऑप्शन में जो है वो सी को 4 से मैच किया ही नहीं है। तो यहाँ तो हम लोगों को एक ऑप्शन से ही सारा आंसर हमको मिल गया कि जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके गाइस, तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि फिस्कल डेफिसिट मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 से, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज कहां पे लिखा हुआ है? मार्केट सिक्योरिटीज। ओके, तो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आरबीआई का तो मैच हो गया मॉनेटरी पॉलिसी और जो डी है नेशनल का वो हमारा है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। आप सोच रहे होगे कि सर फिस्कल डेफिसिट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? तो गाइज बेसिकली यहाँ पे क्या है? तो गाइज फिस्कल डेफिसिट कभी कभी गवर्नमेंट करता है मार्केट में डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक के पास पैसा ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, टैक्स को रिड्यूस करके। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉस है, लेकिन गवर्नमेंट अपना लॉस क्यों उठाता है? ताकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाए। और मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाएगा तो केनीशियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो केनीशियन है और उसकी जो इकोनॉमिक्स है उन लोगों ने ये बोला है फिस्कल डेफिसिट एक टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ओके, लेकिन ज्यादा फिस्कल डेफिसिट और लॉन्ग टर्म के लिए फिस्कल डेफिसिट जो है इकोनॉमी के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। कि इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को ऑपरेशन करने के लिए, अपना वर्किंग करने के लिए कौन लाइसेंस देता है? तो यहां पे ऑप्शन दिखे रखे हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। तो हम सभी को पता है कि जो आरबीआई जो है वो लाइसेंस देता है सारी कमर्शियल बैंक को। हम लोगों ने नोट्स में इसको पढ़ के रखा हुआ है। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया। यहां पे बताया कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन कौन सी जो है बैंकिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नीचे ऑप्शन दिया है हम लोगों को। ए कमर्शियल बैंक्स, बी कोऑपरेटिव बैंक्स, सी फॉरेन बैंक्स एंड डी रूरल बैंक्स। तो यहाँ पे गाइस 4 बैंक्स के नाम दिए हमको और हमको पूछा है कि इसमें से कौन कौन सी बैंक्स को जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, रूरल एंड फॉरेन सभी बैंक को जो है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होने वाला है। ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हमारा कि इंपेरियल बैंक वाज एस्टैब्लिश ऑन जनवरी 27, 1921 ऑन द एडवाइस ऑफ। जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो स्टैब्लिश किया गया था गाइस, उसको स्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंड किसने किया था? एडवाइस किसने दिया था? तो गाइस हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आरबीआई वाले वीडियो में ये पढ़ के रखा है
कि जो इंपीरियल बैंक है उसको 3 बैंक से मर्ज करके बनाया गया है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। और इस बैंक को मर्ज करने की और इंपीरियल बैंक को फॉर्म करने की एडवाइस दिया था जेएम कीन्स ने। हम लोग आप देख सकते हो यहां पे हम लोग ने पढ़ा था ऊपर, ये यहां पे रहा कि जो इंपीरियल बैंक है, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई में हम लोग ने पढ़ा था 1921 में, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जेएम कीन्स इन 1921 3 प्रेसिडेंसीज बैंक मर्ज अमालगमेटेड एंड फॉर्म द न्यू बैंक कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पे रिकमेंडेशन किसने दिया था गाइस? जेएम कीन्स ने दिया था। ओके, तो गाइस इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, जेएम कीन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो गाइस ये जो क्वेश्चन दिया है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मैंने खुद जो है क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे चल के। ओके, क्या लिखा हुआ है? अरेंज द इवेंट्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोगों ने आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ा है गाइस, उससे हम लोगों को क्लियरली पता चल चुका है कि आरबीआई के जो एस्टैब्लिशमेंट की जो इवेंट्स है, पहले क्या हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ है और लास्ट में क्या हुआ है, सब हम लोगों को पता है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? ए, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, आरबीआई स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशंस, और एफ जो है हमारा वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो हमको अरेंज करना है कि सबसे पहला कौन सा इवेंट हुआ है, उसके बाद में कौन सा हुआ है। ओके गाइस, तो सबसे पहले क्या हुआ है गाइस? हमको पता है कि 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। ओके, तो सबसे पहला जो आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ऑप्शन नंबर बी गाइस कहां पे दिख रहा है आपको? वो हमको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में दोनों में जो है बी स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 4 में से है। ओके, अब गाइस इंपीरियल बैंक के स्टैब्लिश होने के बाद में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक को स्टैब्लिश होने के बाद में गाइस हिल्टन यंग कमीशन को बिठाया गया था आरबीआई को बनाने के लिए। ओके, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ओके, तो सेकंड जो हमारा होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी फिर उसके बाद में डी। तो बी और डी कहां पे? वो ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों में बी और डी दिया हुआ है। ओके, तो अब थर्ड देखते हैं हम लोग गाइस कि थर्ड क्या हुआ था। थर्ड गाइस हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया गया था 1934 को। तो यानी कि इंपीरियल बैंक सबसे पहले बन गया, उसके बाद में हिल्टन यंग कमीशन को हमको सेटअप करना पड़ा, उसके बाद में गाइस आरबीआई का एक्ट पास हुआ 1934 में। ओके, यानी कि बी डी फिर सी आना चाहिए। तो बी डी सी जो है वो गाइस ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 दोनों में सेम ही दिया हुआ है। अभी देखते हैं हम लोग कि आरबीआई के एक्ट पास होने के बाद में नेक्स्ट क्या हुआ था। तो गाइस हमको पता है कि आरबीआई के एक्ट पास होने के बाद में जो है आरबीआई स्टैब्लिश हो गया था। तो यहां पे इसके बाद में ऑप्शन हमारा सही आने वाला है वो है एफ। तो हमारा ऑप्शन बन गया बी डी सी एफ। ओके, तो बी डी सी एफ दोनों में है, आप देख सकते हो। अभी लास्ट में जो है वो ई और ए में है। सर सारा गेम जो है वो ई और ए में है। ई पहले आएगा या ए पहले आएगा? तो हम सभी को पता है जो है कि सबसे पहले आरबीआई ने क्या है अपना फंक्शनिंग, अपना ऑपरेशन शुरू किया है, उसके बाद में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। तो लास्ट में जो आने वाला है वो ए आने वाला है कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949। तो हमारा ये सारे जो है ऑप्शन अरेंज हो रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि बी डी सी एफ ई देन ए। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब असर्शन एंड रीजन क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम जो है वो नेट सेट का एग्जाम अपियर करने वाले उन लोगों को मैं बता दूं। तो गाइस होता क्या है, बेसिकली 2 स्टेटमेंट दी हुई थी हमको। एक होता है असर्शन, ओके, और उसके नीचे रीजन होता है। यानी कि ऊपर एक स्टेटमेंट दी होती है, हमको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये चेक करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो हमको ये देखना है कि वो स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्या चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। उसके बाद में हम लोग को क्या देखना है कि अगर वो स्टेटमेंट राइट है तब हम उसका क्या करेंगे, नीचे रीजन पढ़ेंगे। और रीजन में हमको ये देखना है कि क्या ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या उसका रीजन सही रीजन दिया हुआ है, यानी कि वो रीजन जो है वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गाइस पता चला कि ऊपर स्टेटमेंट कुछ अलग चीज की बता रहा है और नीचे रीजन जो है वो किसी और चीज का बता रहा है। तो यहां पे हमारा आंसर जो है क्या आएगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी कि असर्शन तो राइट है, हमारा स्टेटमेंट राइट है, लेकिन उसके जो नीचे रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट भी राइट है और जो उसका रीजन है वो भी राइट है। तो यानी कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो सपोर्टेड। और एक बार ऐसा हो सकता है गाइस कि ना ही स्टेटमेंट राइट है ना ही रीजन राइट है,
या तो ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट राइट है लेकिन उसका जो रीजन है वो गलत दिया हुआ है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। असर्शन पढ़ते हैं हम लोग गाइस। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम एसबीएस इज नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ये बोलता है कि जो एसबीएस है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है, उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। तो अभी हमको पहले ये चेक करना है कि क्या ये सही बात है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ाया है कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को जो है आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। हमने हिस्ट्री ऑफ आरबीआई के एंड में इसको पढ़ा है। ओके, अब रीजन देखते हैं हम लोग, रीजन उसका क्या सही दिया है इसने। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज नॉट लाइसेंस under section 22 of the banking regulation act 1949 by the RBI and banking regulation act 1949 is not yet applicable to SBS। यहां पे गाइस रीजन करेक्ट दिया हुआ है कि बताया गया कि आरबीआई क्यों रेगुलेट नहीं करता है एसबीएस को। तो बताया गया है कि सिक्किम को जो है वो लाइसेंस नहीं मिला है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो एप्लीकेबल ही नहीं है एसबीएस के ऊपर। जो एसबीएस है उसको मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। ओके, तो यहां पे असर्शन और रीजन दोनों राइट है गाइस। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, यानी कि बोथ ए और आर दोनों जो है वो राइट है और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, यानी कि वो सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्रॉम। यानी कि जो हमारा जैसा अकाउंटिंग ईयर होता है गाइस, अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, वैसा यहां पे पूछ रहा है कि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है। ओके, तो ऑप्शन दिया हमको 1 जुलाई टू 1 जून, 1 अप्रैल टू 30 मार्च, 1 जुलाई टू 30 जून एंड 1 जनवरी टू डिसंबर 31। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जुलाई टू 30 जून। जी हाँ गाइस, जो हमारा आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर से जो है वो डिफरेंट होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पे एंड होता है, लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है नीचे कि द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बिटवीन 1 जुलाई एंड 30 जून while the country's financial year is between 1 अप्रैल and 31 मार्च। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमको पूछा जा सकता है आगे चल के। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ फेवरेट क्वेश्चन गाइज, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो हमको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 को। यहाँ पे क्या दिया गाइज, कुछ इंस्टीट्यूशंस दी हुई है और उसके जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिए हुए हैं हमको मैच करना है। सबसे पहला दिया हमको यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड डी जो है वो हमारा है नाबार्ड। ओके, तो गाइज इसमें से हम लोग को पता क्या क्या है, हम लोग को अच्छे से पता है कि इंपेरियल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ है। अभी हम लोग ने देखा कि 1921 में जो है इंपेरियल बैंक स्टैब्लिश हुआ है। ओके, तो 1921 जो ऑप्शन नंबर 1 है वो मैच करेगा हमारा सी से। ओके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी हमको पता है कि यूटीआई कब स्टैब्लिश हुआ है 1964 में, तो 1964 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए से। नाबार्ड गाइस हम लोग ने जो सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि जो नाबार्ड का जो स्टैब्लिशमेंट डेट है वो है 1982। ओके, तो नाबार्ड मैच होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 से। तो ये सारे ऑप्शन कहां मैच हो रहे हैं गाइस, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का है 3, बी का है 2, सी का है 1 एंड डी का है 4। ओके, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, एक और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स। स्टेटमेंट क्या बताता है गाइस कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है हमारे इंडिया का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का कंट्रोल कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। यानी कि जो एसबीआई है, जो छोटी छोटी बैंक्स है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब जो कमर्शियल बैंक है वो मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को। क्या ये सही बात है? नहीं सर, बिल्कुल ये तो गलत बात है। आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को, यहाँ तो बता रहा है कि कमर्शियल बैंक मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को। तो इससे पता चला कि असर्शन जो है वो हमारा वो रॉन्ग है। ओके, अब रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आरबीआई हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द रूपी एंड इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। यहां पे बोलता है गाइस कि आरबीआई को क्या करना पड़ता है, जो हमारा ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडियन रुपीज में जो ऊपर नीचे होता रहता है, ओके गाइस, तो उसको मेंटेन करने की, उसको स्टेबल करने की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई की होती है। क्या ये रीजन राइट है? जी हाँ, बिल्कुल राइट है। आरबीआई का तो यही काम है। आरबीआई गाइस यही करता है कि जो हमारा
एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करने की जो है वो कोशिश करता है। ओके गाइस, तो रीजन यहां पे ट्रू है लेकिन असर्शन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को कमर्शियल बैंक कंट्रोल नहीं करता जबकि आरबीआई करता है। तो यहां पे आंसर होने वाला है गाइस कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि ए तो फॉल्स है बट आर इज ट्रू है, लेकिन जो उसका रीजन है वो ट्रू दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन गाइस, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। यहां पे सिंपल से जो है 4 ऑप्शन दिया हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं है। गाइस, हम लोगों ने होली ओन्ड सब्सिडियरी के लिए एक अलग से लेक्चर लगा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बी रेबिट दिया हुआ है, सी IFC दिया हुआ है और डी IBRD दिया हुआ है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ऑप्शन दिया है हमको A एंड B, ऑप्शन नंबर 2 है C एंड D, ऑप्शन नंबर 3 है A और D और ऑप्शन नंबर 4 है ABCD, यानी कि सारे के सारे जो है वो होली ओन्ड सब्सिडियरी नहीं है। ओके, तो इसमें से गाइस हम लोगों को पता है कि जो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B है वही दो जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरी है, बाकी जो IFC और IBRD है वो आरबीआई की सब्सिडियरी नहीं है। तो गाइस यहां पे जो है हमको सिंपली पता चल गया कि जो C और D है वो आरबीआई के सब्सिडियरीज नहीं है। तो यहां पे वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरीज नहीं है, तो नॉट पूछा है, तो इसका आंसर होने वाला है C एंड D, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट है, C एंड D। ओके गाइस, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क का दे रहा हूं गाइस, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन है यहां पे, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी आरबीआई, यानी कि यहां पे कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कि इसमें से आरबीआई से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी कि करेक्ट नहीं है। पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। आपको सोचना है इसके ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, मुझे कुछ पता नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। क्या आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था? मुझे नहीं पता है गाइस, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, इट कैन इशू करेंसी नोट्स। क्या आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है? हाँ, शायद करता है। ऑप्शन नंबर डी है, पर्सनल अकाउंट कैन बी ओपन इन आरबीआई। क्या पर्सनल अकाउंट खोला जा सकता है आरबीआई में? ऑप्शन नंबर ई है, इट इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक्स बैंक। आरबीआई को पब्लिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो ये 5 ऑप्शन दिए गाइस हमको, ABCDE। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट वो रॉन्ग है, कौन सा ट्रू नहीं है। ऑप्शन दिया हमको ABE, ऑप्शन नंबर 2 है BC एंड ऑप्शन नंबर 3 है ADE और ऑप्शन नंबर 4 है ABCDE, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।